मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ जैव प्रक्रम का तीसरा पार्ट, जो कि है परिवहन। इसके पूरी 1 शॉर्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। परिसंचरण तंत्र, जिसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जीवित प्राणियों में एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो कि शरीर के विभिन्न अंगों तक आवश्यक पदार्थों जैसे कि पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। परिसंचरण तंत्र, अंग्रेजी में हम बोलेंगे इसे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सभी जीवित प्राणियों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, महत्वपूर्ण तंत्र है। और ये हमारे शरीर के बहुत सारे भागों में बहुत अच्छे आवश्यक पदार्थ जैसे पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन और बेकार पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को भी पहुंचाने का काम करता है। अगर सरल शब्दों में मैं कहूँ आप लोगों को, तो परिसंचरण तंत्र एक ऐसा नेटवर्क है जो कि पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सुनिश्चित करता है। यानी कि हमारे पूरे शरीर में जो खून यहाँ से वहाँ जाता है वो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ही जाता है। ये रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुँचाता है। ये पोषक तत्वों को आहार से अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं भोजन से, जो भोजन हम लोग खाते हैं उसे एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। ये हार्मोन को ग्रंथियों से लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है। ये शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। देखिए, आप लोग को आवाज़ में थोड़ी दिक्कत लगेगी, लेकिन हाँ, तबीयत नहीं ठीक है मेरी, इसलिए ऐसा होगा। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगी। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हृदय, हार्ट, रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हम सभी को पता है कि जो हमारा हृदय होता है ये रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगली है रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली नलिकाएं हैं जिनमें धमनियां, शिराएं और केशिकाएं शामिल है। ये तीनों चीजें शामिल है रक्त वाहिकाओं के अंतर्गत। वाहिका का मतलब होता है वेसल, वेसल मतलब नली। इसके बाद अगला है रक्त, ब्लड। रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ है जो कि शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। हम सभी को पता है कि जो खून हम लोगों के अंतर्गत है, रक्त है, ब्लड है, ये लाल कलर का होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। हमारा परिसंचरण तंत्र तो हो गया, परंतु पौधों में कैसे परिसंचरण तंत्र होता है? तो पौधों में भी परिसंचरण तंत्र होता है। हालांकि ये हम मनुष्यों की तरह शरीर के परिसंचरण तंत्र से अलग होता है। पौधों में जल और खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम द्वारा होता है, जबकि भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जाइलम और फ्लोएम 2 भाग हैं जिनसे कि पौधों में परिवहन का कार्य होता है।
हमारे परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या है? शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, रोगों से लड़ने में मदद करना, शरीर के अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके जीवन के लिए आवश्यक है। इतना सारा काम करता है तो इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए रहेगा ही। परिसंचरण तंत्र के प्रकार कौन कौन से हैं? परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से हमारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त सीधे शरीर के गुहाओं में बहता है, न कि केवल रक्त वाहिकाओं के अंदर। ये अकशेरुकी जंतुओं जैसे कि कीड़े, मोलस्क आदि में पाया जाता है। खुले का अर्थ है कि ये बिल्कुल खुले तरीके से बहेगा, यानी कि केवल रक्त वाहिकाओं में ही नहीं बल्कि शरीर के गुहाओं में सीधे सीधे बहेगा। इसके बाद दूसरा वाला है बंद परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हमेशा रक्त वाहिकाओं के अंदर ही बहता है और शरीर के ऊतकों में सीधे नहीं फैलता। ये कशेरुकी जंतुओं जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है। बंद है तो इसका मतलब ये है कि केवल रक्त वाहिकाओं में ही बहेगा और शरीर के ऊतकों में नहीं बहेगा। ये कशेरुकी जंतु, कशेरुकी किसे कहते हैं? जिसके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो कशेरुकी जंतुओं जैसे कि मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, इन सभी में पाया जाता है। अब हम लोग भी तो कशेरुकी हैं, क्योंकि हमारे पास भी रीढ़ की हड्डी है। तो मानव शरीर में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खून हमारे अंदर वाहिकाओं में ही तो बहता है, इसीलिए जिसमें रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। कुछ और भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र होते हैं, जैसे कि पहला है एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेशन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त एक बार हृदय से निकलने के बाद पूरे शरीर का चक्कर लगाकर वापस हृदय में लौटता है और ऐसा वाला मछलियों में पाया जाता है। इतना सिंपल है कि आप लोग को अपने आप ही समझ में आ गया होगा कि एक बार हार्ट से निकलेगा और फिर पूरे शरीर में चक्कर लगा करके ही वापस आएगा। तो इसे हम कहेंगे एकल परिसंचरण तंत्र। फिर है द्विपरिसंचरण तंत्र, या फिर इसे हम दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, एक बार फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए और दूसरी बार शरीर के अन्य अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ये उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों में पाया जाता है, यानी कि इसमें 2 बार जाएगा, एक बार फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने के लिए और दूसरी बार शरीर के अन्य अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो 2 बार हो गया, इसीलिए इसे हम द्विपरिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इन विभिन्न प्रकार के परिसंचरण तंत्रों में शरीर की संरचना और जटिलता के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य शरीर के विभिन्न अंगों तक आवश्यक पदार्थों का परिवहन करना है।
अगला हेडिंग है हमारा रक्त, ब्लड। रक्त एक गाढ़ा लाल रंग का तरल पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में संचारित होता है। ये एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देता है। हम मानव के रक्त का घटक क्या है? रक्त मुख्य रूप से दो घटकों से मिलकर बना होता है। खून के बारे में तो आप लोग को पता ही है। पहला वाला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारे रक्त का सबसे तरल भाग होता है जो कि लगभग 55% तक रक्त का हिस्सा बनाता है। ये पानी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थों का मिश्रण है। अगली है रक्त कोशिकाएं। तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि पहली है लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। इनका मुख्य कार्य क्या है? इनका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है। देखिए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आई होप कि ये सारे इजी टॉपिक्स हैं तो आप लोग को समझ में आ जा रहे होंगे, इसीलिए आप लोग इसे समझ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट होता है आपके मन में, नहीं पता हो, तो एक बार आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। अगर नहीं आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद अगली है श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संक्रमण से लड़ने, रोगाणुओं को नष्ट करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। इसे हम कहते हैं WBC वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पसल्स। और मेन तरीके से इसका मुख्य काम यही है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। अगली है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं जिससे कि चोट लगने पर रक्तस्राव रुक जाता है। हमारे खून का काम क्या क्या है? रक्त के कार्य कौन कौन से हैं? तो रक्त शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जिनमें से कि शामिल है सबसे पहला ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगला है पोषक तत्वों का परिवहन। रक्त पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जितने भी पॉइंट आपको आ रहे होंगे अपने भाषा में और लैंग्वेज में करके लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना। अगला है अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके गुर्दों तक पहुंचाता है, जहां से उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हार्मोन का परिवहन। रक्त हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फिर है शरीर का तापमान नियंत्रित करना। रक्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। और रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं जिससे कि चोट लगने पर रक्तस्राव रुक जाता है। रक्त हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके उचित कार्य के लिए स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हमें पता ही है, बस केवल एक बार कोई बता देता है तो हमें लगता है हाँ ये चीज़ ऐसे है।
बाकी ये इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं कि आप लोग को खुद से भी पता होंगी। अब हम देखेंगे मानव हृदय की संरचना के बारे में, थोड़ा सा अपने हार्ट के बारे में। मानव हृदय एक खोखला मांसपेशी अंग है जो कि छाती के मध्य में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है और लगातार धड़कता रहता है। हृदय मुख्य रूप से 4 कक्षों से मिलकर के बना होता है। आप लोग इसे एक मैराथन क्लास समझेंगे और केवल मैराथन की तरह ही देखेंगे। दायां आलिंद, राइट एट्रियम, ये हृदय का सबसे ऊपरी दायां कक्ष है। ये शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त, अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है और इसे दाएं नीले में पंप करता है। फिर है दायां नीला, राइट वेंट्रिकल, ये हृदय का निचला दायां कक्ष है। ये दाएं आलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इसे फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से फेफड़ों में पंप करता है, जहां की रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है। फिर है बायां आलिंद, ये हृदय का सबसे ऊपरी बायां कक्ष है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त, शुद्ध रक्त प्राप्त करता है और इसे बाएं नीले में पंप करता है। फिर अगला है बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कक्ष है। ये बाएं आलिंद से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इसे महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। हृदय के कक्षों के बीच वाल्व, हृदय के कक्षों के बीच वाल्व होते हैं जो कि रक्त को एक दिशा में बहने देते हैं। इन वाल्वों के कारण रक्त हृदय के कक्षों में उल्टी दिशा में नहीं बह सकता। ब्लड एक ही दिशा में जाता है ना, सारे दिशाओं में जाने लगे तो कैसा हो जाएगा? त्रिवलन कपाट, द्विवलन कपाट। अब हम कुछ कपाट के बारे में देखेंगे, इनके भागों के बारे में। त्रिवलन कपाट, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में स्थित होता है, जबकि जो द्विवलन कपाट होता है ये हमारे बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में स्थित होता है। और भी 2 प्रकार के कपाट हैं, जैसे कि फुफ्फुसीय कपाट, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, ये दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच में स्थित होते हैं। फिर है महाधमनी कपाट, आर्टरिक वाल्व, ये बाएं नीले और महाधमनी के बीच में स्थित होते हैं। फुफ्फुसी वाला हमारा दायां नीले और फुफ्फुस धमनी, महाधमनी वाला बायां नीले और महाधमनी के बीच। अगला हृदय की भित्तियों के बारे में भी देखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम्स में। हृदय की भित्तियां 3 परतों से बनी होती हैं। पहली है एपिकार्डियम, ये रक्त की बाहरी परत होती है। फिर दूसरा है मायोकार्डियम, ये हृदय की मध्य परत है जो कि मांसपेशियों से बनी होती है। अगली है एंडोकार्डियम, ये हृदय की आंतरिक परत है। फिर है हृदय की क्रियाविधि। हृदय एक पंप की तरह काम करता है जो कि रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। हृदय की धड़कनें 2 चरणों में होती हैं, जैसे कि पहली है सिस्टोल और दूसरी है डायस्टोल। सिस्टोल में क्या होता है कि हृदय के कक्ष संकुचित हो जाते हैं और रक्त को बाहर निकाल देते हैं। वही डायस्टोल में हृदय के कक्ष शिथिल होंगे और रक्त को अंदर ले लेंगे, जस्ट अपोजिट। हृदय की क्रियाविधि को समझने के लिए हृदय चक्र की अवधारणा को समझना आवश्यक है। तो अब हम देखेंगे हृदय के कार्य के बारे में। हृदय शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें से कि शामिल है पहला, ऑक्सीजन का परिवहन।
हृदय फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हृदय शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करके फेफड़ों तक पहुंचाता है, जहां से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। हृदय पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को अवशोषित करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और इसके अपोजिट भी कार्य करता है। हृदय के विभिन्न अंगों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके गुर्दों तक पहुंचाता है, जहां से उन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हार्मोन का परिवहन भी करता है। हृदय हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करना। हृदय शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। हृदय हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और इसके स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आवश्यक है। एक और हेडिंग है हमारा धमनी और शिरा में अंतर। अरे अभी इसके आगे भी और हेडिंग है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। केवल मैराथन की तरह थोड़ा तेज करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप लोग को रिवीजन हो जाए। धमनी और शिरा दोनों ही रक्त वाहिकाएं हैं, लेकिन उनके कार्य, संरचना और रक्त प्रवाह की दिशा में महत्वपूर्ण अंतर है। धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, जबकि शिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त लाती हैं। हमारे हृदय में रुधिर परिसंचरण कैसे होता है? हृदय हमारे शरीर का एक पंप है जो कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। ये रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमारे हृदय में रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है। पहला है दायां आलिंद। शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त दाएं आलिंद में आता है। फिर है दायां निलय। दाएं आलिंद से रक्त त्रिवलनीय ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में भी चला जाता है। फेफड़े। दाएं निलय से रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, जहां ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। फिर है बायां आलिंद। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में आता है। बायां निलय। बाएं निलय से रक्त द्विवलय मिट्रल वाल्व के माध्यम से बाएं निलय में जाते हैं। शरीर। बाएं निलय से रक्त महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हृदय के कक्ष और वाल्व के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा आलिंद, जो कि हृदय के ऊपरी दो कक्ष हैं। जैसे कि देखो, समझ जाओ कि ये हमारा हार्ट है, तो ये जो दो ऊपर वाले पार्ट हैं, ये हमारे हृदय के दोनों ऊपर वाले आलिंद, ये दोनों। इसके बाद है निलय। हृदय के निचले दो कक्ष हैं, ये दोनों नीचे का है, तो ये दोनों हमारे निलय हो गए। ये हो गए हमारे निलय और ये हो गए हमारे आलिंद। इसके बाद है वाल्व। ये कपाट रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं। जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो इसमें लगे होते हैं यहाँ पर कपाट, तो ये एक ही दिशा में बहने देते हैं इसे। रुधिर परिसंचरण का महत्व क्या क्या है? यानी कि अगर हमारे शरीर में खून बहता है तो उसका क्या महत्व है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन।
मतलब कि खून बहेगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करेगा। रक्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिका तक पहुंचाता है। अगर रक्त ही नहीं होता तो ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर की प्राणवायु और जो पोषक तत्व हैं उनको कोशिका तक कौन पहुंचाता? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे लिए हानिकारक है, इसे निकालता भी है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़ों तक ले जाता है। फिर है हार्मोन का परिवहन। रक्त हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। अगला है हृदय रोग। आपने हमेशा सुना होगा हार्ट डिजीज। अगर हृदय में रुधिर परिसंचरण ठीक से नहीं होता तो हृदय रोग हो सकते हैं, जैसे कि हृदयघात। ये एक सरल व्याख्या है। हृदय में रुधिर परिसंचरण एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पे मैंने तो आप लोग को आसान तरीके से समझा दिया, लेकिन ये एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए कुछ शब्दावली भी लेकर के रखा है, जैसे कि रुधिर को हम रक्त भी कहते हैं, परिसंचरण को संचार भी कहते हैं, आलिंद को एट्रियम भी कहते हैं, नीलय को वेंट्रिकल और वाल्व को तो वाल्व ही कहते हैं। धमनी को हम आर्टरी बोलते हैं और शिरा को वेन बोलते हैं। हमारे मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त हृदय से होकर के 2 बार गुजरता है। ये 2 प्रकार परिसंचरण होते हैं, जैसे कि सबसे पहले में होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसमें रक्त हृदय से फेफड़ों में जाता है और फिर वापस हृदय में आता है। फिर दूसरा होता है प्रणालीगत परिसंचरण। इसमें रक्त हृदय से शरीर के सभी भागों में जाता है और फिर वापस हृदय में आता है। क्यों जरूरी है दोहरा परिसंचरण? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? तो पहला है पूर्ण ऑक्सीजनकरण। दोहरा परिसंचरण सुनिश्चित करता है कि शरीर के सभी कोशिकाओं को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन युक्त रक्त मिले। कार्य क्षमता में वृद्धि। ये हृदय को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करता है। उच्च चयापचय। मनुष्यों में उच्च चयापचय दर होती है, जिसके लिए लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। अगर संक्षेप में मैं आप लोग को समझाऊं तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। दोहरा परिसंचरण का अर्थ है 2 बार गुजरता है। ये प्रक्रिया हृदय के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है। एक अगला हेडिंग भी है हमारा लसिका परिसंचरण तंत्र, जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग प्रणाली है जो कि रक्त परिसंचरण तंत्र के पूरक के रूप में कार्य करती है। यह एक जटिल नेटवर्क है जिसमें कि लसिका वाहिकाएं, लसिका ग्रंथियां और लसिकीय तरल पदार्थ शामिल होते हैं। खून की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। लसिका परिसंचरण तंत्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? इम्यून सिस्टम का समर्थन करना। लसिका ग्रंथियां प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे कि लिम्फोसाइट्स का उत्पादन और परिपक्वन करती हैं, जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। दूसरा है द्रव संतुलन का रखरखाव। रक्त से रीस कर ऊतकों में पहुंचने वाला अतिरिक्त द्रव लसिका वाहिकाओं द्वारा एकत्रित किया जाता है और इसे रक्त प्रवाह में वापस लाया जाता है, जिससे कि द्रव संतुलन बना रहता है।
वसा का अवशोषण। आंतों से अवशोषित वसा लसिका वाहिकाओं द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचाया जाता है। फिर है विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। लसिका तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करती है। आप लोग को केवल अगर हेडिंग भी याद रहेगा ना तो उसके अंदर तो आप बहुत अच्छे से बना करके लिख पाओगे। फिर अगला है लसिका तंत्र के प्रमुख घटक क्या क्या है। तो सबसे पहली है लसिका वाहिकाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वन शॉट रिवीजन चल रहा है तो मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर बता देती हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसे कर पाओ। ये पतली नलिकाएं हैं जो कि पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ये लसिका तरल को एकत्रित करती हैं और इसे लसिका ग्रंथियों तक पहुंचाती हैं। फिर है लसिका ग्रंथियां। ये छोटे गोल अंग हैं जो कि लसिका वाहिकाओं के मार्ग में स्थित होते हैं। इनमें प्रतिरक्षा कोशिकाएं विकसित होती हैं और रोगाणुओं को फिल्टर किया जाता है। अगला है लसिका तरल। ये एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो कि लसिका वाहिकाओं में बहता है। इसमें प्रतिरक्षा कोशिकाएं, प्रोटीन, वसा और अन्य पदार्थ होते हैं। अब लसिका तंत्र के विकार कौन से हैं, मतलब इससे प्रॉब्लम कौन सी होती है। तो लसिका ग्रंथ सूजन। संक्रमण या अन्य कारणों से लसिका ग्रंथियां सूज सकती हैं। लसिका वाहिकाओं का रुकावट। चोट या अन्य कारणों से लसिका वाहिकाएं रुकी हुई हो सकती हैं, जिससे कि सूजन और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। फिर है लिम्फोमा। लसिका ग्रंथियों में कैंसर हो सकता है, जिसे कि लिम्फोमा कहा जाता है। अब अगर लसिका तंत्र इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो दीदी हम इसकी देखभाल कैसे करें। तो लसिका तंत्र का रखरखाव करने के लिए आप लोग को स्वस्थ आहार का सेवन करना पड़ेगा, नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ेगा और अच्छी नींद लेना पड़ेगा। तनाव से तो बिल्कुल भी दूर रहिएगा आप लोग, और संक्रमण से बचाव करें। लसिका तंत्र शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको लसिका तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। अगर दीदी लसिका रुधिर की तरह ही है तो आखिर रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। तो रुधिर और लसिका में मुख्य अंतर कुछ इस प्रकार हैं। रुधिर और लसिका दोनों ही शरीर में तरल पदार्थ हैं, लेकिन इनके कार्य और संरचना में काफी अंतर है। रुधिर एक लाल रंग का गाढ़ा तरल होता है जो कि हृदय द्वारा पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इसका मुख्य काम शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाना है। रुधिर में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। हमने रुधिर के बारे में तो देख लिया, लेकिन लसिका के बारे में बताइए। तो लसिका एक रंगहीन या हल्की पीली तरल होती है। देखो खून हमारा थोड़ा लाल होता है, लेकिन लसिका पीली होती है। लसिका वाहिकाओं में बहती है। इसका मुख्य काम होता है शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त और हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करना और रक्त प्रवाह में वापस लाना। लसिका में मुख्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रुधिर और लसिका में अगर उतना बड़ा नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट आंसर भी लिख करके रखा है। जैसे कि पहला है रंग। रुधिर लाल होता है, जबकि लसिका हमारी रंगहीन या फिर हल्के पीले कलर की होती है। रुधिर में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि लसिका में मुख्य रूप से श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं।
रुधिर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जबकि लसिका प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है और द्रव संतुलन बनाए रखता है। परिसंचरण। रुधिर एक बंद परिसंचरण तंत्र में बहता है, जबकि लसिका एक खुले परिसंचरण तंत्र में बहता है। सारांश में अगर हम इसका निकालें छोटा सा, तो रुधिर शरीर का परिवहन तंत्र है, लसिका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जैसे अगर हम उदाहरण लें, अगर आपकी उंगली में कांटा चुभ जाता है तो उस जगह पर सूजन और लालिमा हो सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए उस क्षेत्र में अधिक श्वेत रक्त कोशिकाएं भेजता है। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं लसिका के माध्यम से उस क्षेत्र में पहुंचती हैं, क्योंकि लसिका हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का अंग है। अगला हेडिंग है पौधों में परिवहन। अब हमारे शरीर में तो खून से परिवहन होता है, लेकिन पौधों में परिवहन कैसे होता है? तो पौधों में परिवहन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक है। पौधे मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं। इन पदार्थों को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने के लिए एक कुशल परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। पौधों में परिवहन दो मुख्य प्रणालियों द्वारा होता है। जैसे कि पहला है जाइलम। जाइलम पौधे का एक संवहन ऊतक है जो कि जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम में मृत कोशिकाएं होती हैं जो कि लंबी खोखली नलिकाओं की तरह व्यवस्थित होती हैं। ये नलिकाएं पानी और खनिजों के लिए आगमन के लिए मार्ग प्रदान करती हैं। फ्लोएम। फ्लोएम एक अन्य संवहन ऊतक है जो कि पत्तियों में निर्मित भोजन यानी कि शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में जीवित कोशिकाएं होती हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती हैं। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया। जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण। पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। अगला है जाइलम द्वारा जल और खनिजों का परिवहन। अवशोषित जल और खनिज लवण जाइलम के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में वाष्पोत्सर्जन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिससे पौधों में एक खिंचाव पैदा होता है और जल को ऊपर की ओर खींचा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी होगी। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन शर्करा का निर्माण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन। निर्मित भोजन फ्लोएम के माध्यम से पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग वृद्धि, विकास और अन्य जैविक क्रियाओं में होता है। पौधों में परिवहन का महत्व। पौधों के जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और जल की आपूर्ति करता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधे के विकास और वृद्धि में सहायक होता है। पौधे के विभिन्न भागों के बीच संचार स्थापित करता है।
पौधों में परिवहन एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि उनके जीवन के लिए आवश्यक है। ये प्रक्रिया पौधों को जीवित रखने और फलने फूलने में मदद करती है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? जाइलम और फ्लोएम पौधों के दो प्रमुख संवहन ऊतक हैं। ये संवहन ऊतक इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, जो कि पोषक तत्वों और पानी के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जड़ों से अवशोषित किए गए पानी और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। ये एक ऊपर की ओर की गति है। फ्लोएम पत्तियों में निर्मित भोजन शर्करा को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, या ऊपर या नीचे दोनों दिशाओं में जा सकता है। सरल शब्दों में समझाऊं तो जाइलम पौधे में पानी का पाइप है और फ्लोएम पौधे में भोजन का पाइप है। यानी कि जाइलम को हम पानी पहुंचाने के लिए और फ्लोएम को हम भोजन पहुंचाने के लिए मान सकते हैं। जाइलम और फ्लोएम एक साथ मिलकर के पौधे के संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये दोनों ऊतक पौधे के सभी भागों को जोड़ते हैं और उनके बीच सामग्री के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। पौधे के आकार और प्रकार के आधार पर जाइलम और फ्लोएम की संरचना भिन्न हो सकती है। एक और प्रक्रिया है आप लोग के सामने जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पौधों की एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधों के हवाई भागों, मुख्यतः पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वातावरण में निकलता है। यहाँ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझाया गया है, जैसे कि सबसे पहले होता है जल का अवशोषण। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। फिर जाइलम द्वारा जल का परिवहन। अवशोषित जल जाइलम नामक संवहन ऊतक के माध्यम से जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में स्थित रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से जल वाष्प के रूप में वातावरण में निकलता है। खिंचाव बल। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है जो कि जल को जड़ों से ऊपर की ओर खींचता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का क्या महत्व है? सबसे पहला है जल का परिवहन। वाष्पोत्सर्जन जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। तापमान का नियंत्रण। वाष्पोत्सर्जन पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। खनिज लवणों का अवशोषण। वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ खनिज लवण भी पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तापमान। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। आर्द्रता कम होने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। हवा की गति। हवा की गति बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। बोल भी नहीं पा रही थी मैं अभी भी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए ये वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है, तो आप लोग जल्दी से पूरा करवा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।